यदि उद्देश्य स्पष्ट और सटीक है तो सफलता भी निश्चित है। व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है। इसलिए दोस्तों, आप जिस भी कार्य का चयन करें उसमें सदैव आपकी यही सोच होनी चाहिए कि उस कार्य में आपसे ज़्यादा पारंगत कोई और हो ही नहीं सकता। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती धोरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। कहते हैं बीज की यात्रा वृक्ष तक, नदी की यात्रा सागर तक होती है और एक कर्मशील व्यक्ति की यात्रा अपनी मंजिल तक होती है और कर्म से ही इंसान को पहचान मिलती है। और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही कर्मशील व्यक्तित्व हैं। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान अजय असवाल जी, जो 1997 बैच के RAS अधिकारी हैं और वर्तमान में जॉइंट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर राजस्थान के पद पर कार्यरत हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस मंच पर। नमस्कार कोमल जी। सर कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ इस मंच पे आकर के? कोमल जी, निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपनी बात रखने का अवसर बहुत ही रोमांचित करता है और विशेष तौर पे जो भारत का नंबर 1 राष्ट्रीय मीडिया दूरदर्शन पे आके अपनी बात रखने का जो अवसर दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। सर, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई प्रेरणा होती है, अपना एक आदर्श होता है और आज हम बातचीत का सिलसिला आपके आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से शुरू करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका महानिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। अगर हम कहें कि आज भी भीमराव अंबेडकर प्रासंगिक हैं तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कोमल जी, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले सादर नमन करना चाहूँगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जो मेरे ही नहीं करोड़ों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। आपका प्रश्न कि कितने प्रासंगिक आज भीमराव अंबेडकर जी हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत जगह देखने में आता है, सुनने में आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब की प्रासंगिकता अब कम हो गई है, क्योंकि वो उन्हें कोरिलेट करते हैं केवल कुछ एक चीज़ों से कि साहब रिजर्वेशन देना था, 10 साल दिया था, अब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। इस तरह की कुछ भ्रांतियां हैं जिसके कारण उनकी प्रासंगिकता कम आके जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनकी प्रासंगिकता जितनी तब थी उतनी ही है, उससे बढ़ी होगी, कम नहीं हुई होगी। और उसका कारण ये है कि हम बाबा साहब के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते। केवल हमें जितना बताया गया, अधिकांश लोग उतना सही लिमिटेड उनके बारे में जानते हैं। अगर बाबा साहब का आप जो उन्होंने चुनाव लड़ा 1952 का मैनिफेस्टो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो आज के चुनाव में भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। उनके मैनिफेस्टो में मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जितने कंपोनेंट्स हैं, हाइब्रिड सीड्स के बारे के अंदर लिखा हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में उस समय लिखा हुआ है। आज हम बात करते हैं अपने इंटर रिवर लिंकिंग की या ERCP की, महानदी का पानी किस तरीके से कैसे कैसे लाया जा सकता है, इरिगेशन के क्या क्या साधन हो सकते हैं, रुपये की वैल्यू को किस तरीके से जो है ज़्यादा गिरने से बचाया जा सकता है और कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे किसी देश के साथ हमको पक्की दोस्ती या पक्की दुश्मनी नहीं करनी, हमको अगर USA से ज़रूरत है हाइब्रिड सीड्स की तो उनसे लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी किसी देश से तो बात कर रहे हैं और किसी से बिल्कुल नहीं कर रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय जो बातें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखी वो आज भी उतनी प्रासंगिक है। और यदि दलित वर्ग की बात करें तो उसमें तो उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने कहा शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम देख रहे हैं कि दलित वर्ग में संगठन कम होता जा रहा है, सब अपने अपने संगठन बना रहे हैं और इकट्ठे मिलकर संगठन कम होता जा रहा है। संघर्ष करने की बात भी कम हो गई है, सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं और शिक्षा की जगह दूसरी चीज़ों पे बहुत सारे शादी ब्याह और चीज़ों में अनाप शनाप खर्चे किए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो जितने प्रासंगिक तब थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। आगे हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 64 विषयों और 9 भाषाओं के जानकार थे। उस वक्त रिकॉर्ड डिग्रियां थी, शायद ही किसी और के पास इतनी डिग्रियां हों। स्वतंत्र भारत के वो पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने हमें देश का संविधान दिया, जो किसी भी देश की अखंडता और संचालन व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। उन्होंने समता, समरसता और राष्ट्रीय एकीकरण पर सदैव जोर दिया। जहां उन्होंने मजदूरों के लिए श्रम कानूनों को मजबूती पर जोर दिया, वहीं उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा पे उसको भी मजबूती से उन्होंने रखा। ये हम कह सकते हैं कि वो एक वर्ग के लिए नहीं, जो कि आप अभी कह रहे थे, वो एक सर्वमान्य थे। तो इस बारे में आपके विचार क्या है? मेरे विचार में ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है
कि बाबा साहब जिन्होंने सभी वर्गों के लिए इतना कुछ किया, उनको सिमटा कर केवल एक वर्ग का ही नेता बनाने का प्रयास किया जाता रहा है और वैसी ही एक परसेप्शन फैलाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है। उनके राष्ट्रवाद पे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, इस तरह की बातें की जाती है जो बिल्कुल ही उनसे को अगर कोई वास्तव में जाने तो वो सही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग टिप्पणी करते हैं जो उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा, उनके क्या विचार था, जानते भी नहीं है, फिर भी उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने एक लाइन कही थी, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। उनका कहना था कि भी जो दलित वर्ग को परेशानी हो रही है, ये दलित वर्ग का व्यक्ति ही सबसे अच्छा समझ सकता है। लेकिन चूंकि अगर कोई व्यक्ति दलित वर्ग का नहीं और उसको उस तरह नहीं समझ सकता, तो कम से कम उनने जो किताबें लिखी है, उनके जो लेख हैं, उनको पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा बाबा साहब के बारे में। तो उनकी जो किताबें हैं उनको बिना पढ़े ही अनावश्यक टिप्पणियां की जाती है। कोई कहता है साहब इस तरह का उनको दर्जा गलत दिया हुआ है। और अब आप देखिए उनकी जो प्रमुख किताबें हैं जी, जैसे अनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, अब लोग बस उसका नाम पढ़ लेते हैं, नहीं साहब कास्ट के खिलाफ। अरे उसको पढ़िए, वो गागर में सागर है, उसके अंदर कास्ट के बारे में तो 2-4 पेज पे ही लिखा हुआ है। बाकी सारी पॉलिटिकल फिलॉसफीज, डेवलपमेंट, राष्ट्रवाद, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीज्म, विलेज सोसाइटी, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो दुर्भाग्य की बात है कि जो उनके बारे में जानते नहीं वो उनकी बुराई करते हैं। और जो दलित वर्ग है उसमें बहुत बड़ा ऐसा है, बहुत ज़्यादा लोग इस प्रकार के हैं जो बस उनकी पूजा करते हैं, ना उनको ध्यान से पढ़ते हैं और ना ही उनको फॉलो करते हैं। तो इस कारण से उन्हें सर्वमान्य उतना नहीं बनाया गया जितना बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे बहुत कम लोग जानते हैं उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। हिंदू कोड बिल लेके आए महिला अधिकारों के लिए, महिला शिक्षा के लिए, और उसके कारण जब वो पूरा उस प्रारूप में पास नहीं हुआ तो उन्होंने रिजाइन कर दिया वहां से। उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में उनके क्या विचार थे। 1920 से 1955 के बीच कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं थी जिसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं हो। उनके लेबर के बारे में क्या विचार थे। आज जो है सरकार 4 लेबर रिफॉर्म कोड्स लाई है, हम उसका जेनेसिस देखें, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो वो वहीं से हुआ है जहाँ बाबा साहब के विचार हैं। सबसे पहले किसने कहा कि महिलाओं को जब प्रसव हो तो 6 माह का अवकाश मिलना चाहिए, सबसे पहले बाबा साहब ने कहा। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कितनी बातें कही, फार्मर्स के लिए जो बातें आज भी आती है, आज रुपये को लेके कई इश्यूज आते हैं, वो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। तो विभिन्न वर्गों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन वो उस तरीके से समझा नहीं गया। तो इस तरीके से बाबा साहब सभी वर्गों के सर्वमान्य नेता मेरी नज़र में हैं। बिल्कुल, आपने बाबा साहब के जीवन दर्शन को इसमें पूरी तरह से एक तरह से लिया। शायद इसी को अम्बेडकरवाद कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, मेरी नज़र में अम्बेडकरवाद को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो है होलिज्म, HOLISM, यानी समग्रवाद। बिल्कुल, सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेना। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का मतलब केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है। उसमें सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, उसमें आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, उसमें मानवतावाद भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जो उनका समग्र दृष्टिकोण है वो अम्बेडकरवाद है। और वो जो अम्बेडकरवाद है उसमें हमने उनको बहुत सारी चीजें तो भुला दी और केवल 1-2 चीजों को पकड़ के कहते हैं नहीं साहब बाबा साहब ने क्या इतना समग्र दृष्टिकोण नहीं था या आगे की सोच नहीं पाते थे। उन्होंने मॉडर्निज्म के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीजें कही, उन्होंने कहा कि इंग्लिश को हमको बढ़ावा देना पड़ेगा, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंग्लिश को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके अंदर हम हिंदी को नहीं हटा रहे, हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन इसके बिना हम टेक्निकल एजुकेशन में पार नहीं पड़ेगी। उन्होंने विलेज लाइब्रेरीज का कंसेप्ट दिया। तो अम्बेडकरवाद तो एक समग्र दृष्टिकोण है और वो पूरे के पूरे समाज को साथ लेके आगे बढ़ाने की बात करता है, ना कि किसी को तोड़ता है। बिल्कुल, बहुत खूब। और यही समग्रता हमको आपकी लाइफ में दिखती है। अगर हम आपके जीवन की बात करें, आपकी ज़्यादातर एजुकेशन पंजाब में हुई, क्योंकि आपके पिताजी पंजाब कैडर के IPS अधिकारी थे। आपने 1994 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech किया मैकेनिकल ब्रांच में, और 1996 में आपने MA किया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके बाद 2012 में पब्लिक पॉलिसी में आपने MS किया कॉर्निंग मेलन यूनिवर्सिटी से। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी आपने एक एजुकेशन सभी विषयों पर ली। हम इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें, आपके सीनियर रहे अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और फेमस कॉमेडियन जसपाल भट्टी।
वो अपने आप में हम सबके लिए एक गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है। उन्होंने देश का बड़ा नाम किया। अगर आपको उनका कोई संस्मरण या कोई प्रसंग याद हो कॉलेज के टाइम का, जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें। जी, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सीनियर्स में से एक कल्पना चावला थी, जिनका वास्तव में आज भी कॉलेज का नाम उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर रोशन कर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि मैं जब कॉलेज में था तो हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर मल्होत्रा थे, जो एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट से थे और जिन्होंने कल्पना चावला को पढ़ाया हुआ था। अब कल्पना चावला जब विदेश चली गई तब भी वो लगातार उसको मोटिवेट करते रहे। तो हम जब प्रोफेसर मल्होत्रा के घर जाते थे तो कई बार बहुत महत्वपूर्ण बात करनी होती थी। तो एक दिन हम गए तो वो बड़ी टेंशन में थे और उन्होंने कहा रुको, अभी आधे घंटे तक कोई बात नहीं करेंगे। तो हमने सोचा भी आराम से बैठे हुए ड्राइंग रूम में बात क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मेरा एक टेलीफोन आने वाला है। टेलीफोन रखा हुआ था, तब मोबाइल तो होते नहीं थे। तो सोचा टेलीफोन आएगा तब सुन ले, हमको तो बात करके फ्री कर दें। थोड़ी देर में मैंने देखा जैसे फोन आया उनके थोड़े रोंगटे खड़े हो गए और वो बात कर रहे थे, नहीं ऐसे करना, और थोड़ा डांट भी रहे थे और कि नहीं ये इस तरह करना है, इस तरह करना। उन्होंने फोन रख दिया और कहा मेरी स्टूडेंट है कल्पना चावला, यूएसए में है और ये जो वहाँ नासा में है। तो हमने सोचा कोई चले गए होंगे। फिर धीरे 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 जैसे उन्होंने तरक्की की तो हमने रियलाइज किया कि कल्पना चावला ने कितना बड़ा जो है उसका अचीवमेंट है और प्रोफेसर मल्होत्रा का और कॉलेज का क्या रोल है। ऐसे ही जसपाल भट्टी जी हमारे यहाँ आते रहते थे कॉलेज के अंदर, बहुत से फंक्शंस में चीफ गेस्ट थे। उससे हमने सीखा कि भी विट और ह्यूमर का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ में, खास करके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जैसी नौकरी के अंदर जिसमें कई टेंशन, कई तरह की दिक्कतें आती है। अगर आपके पास सही विट और ह्यूमर है तो आप अपना स्ट्रेस और टेंशन दूर रख सकते हैं। नहीं, आजकल बहुत सारे ऐसे लोक सेवक हैं जो स्ट्रेस और टेंशन के कारण कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। आप अनुमति दें एक छोटा सा किस्सा जसपाल भट्टी जी का। तो जसपाल भट्टी जी हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आए थे तो उनसे कहा कि आप कोई संस्मरण बताना चाहेंगे अपने कॉलेज का। अब वो जिस तरह से हंसी मजाक करते थे, उन्होंने कहा कि मेरे को एक सेशनल याद आ गया। सेशनल होते थे जो सरप्राइज टेस्ट होते थे हमारे। वो कहते हैं जब भी कोई सरप्राइज टेस्ट होता था तो मैं सबसे इंटेलिजेंट बच्चे के पीछे जाके बैठ जाता था और उससे देख के उतार लेता था और मैं पास हो जाता था। वो कुछ हंसी मजाक में थोड़ा बढ़ा के भी बताते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार सरप्राइज टेस्ट हुआ और मैं भाग के सबसे इंटेलिजेंट के पीछे बैठता, उससे पहले कोई और बैठ गया और मेरे को सबसे नालायक के पीछे सीट मिली जो हमेशा फेल होता था और 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के मिले। अब मैंने सोचा यार आज तो फेल होना ही है, इसको तो कुछ आता नहीं। फिर मैंने दिमाग लगाया कि ये सबसे नालायक हर बार फेल होता है, ये जो ट्रू कर रहा है मैं फॉल्स कर देता हूँ, जो फॉल्स कर रहा है मैं ट्रू कर देता हूँ। तो 20 में से 10 पास के लिए चाहिए थे, उसके 8 आए और जसपाल भट्टी के 12 नंबर आए। तो इस तरीके के वो बहुत रोचक किस्से हमें सुनाते थे जब भी कॉलेज में आते थे। दुर्भाग्यवश हमारे इन दोनों सीनियर्स का एक्सीडेंट में डेथ होगी, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा नाम कमाया हमारे कॉलेज के लिए। आपने सिविल सर्विसेज की बड़ी कड़ी मेहनत और तैयारी की। 1997 में आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हुआ। आपने इंजीनियरिंग किया पहले और फिर सिविल सर्विसेज की तरफ जाना, ये इसके पीछे कोई खास वजह रही या कोई प्रेरणा रही इसके पीछे? जी, ये बहुत ही अर्ली एज में ही एक डिसीजन जो है मेरे द्वारा किया गया था। एक मतलब एक इच्छा थी कि इस लाइन में जाना है। नहीं, आमतौर पे छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैं साइंटिस्ट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं जो है एस्ट्रोनॉट बनूंगा। लेकिन मेरे मन में विचार था कि सिविल सर्विसेज के अंदर जाना। उसका एक प्रमुख कारण मेरे पिताजी खुद जो है सिविल सर्वेंट हैं और वो उनका जो वर्किंग मैंने देखी उसने बहुत मुझे प्रभावित किया कि सिविल सर्विसेज में होकर हम बहुत कुछ भला लोगों का कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज के अंदर उनसे जो मैंने प्रेरणा प्राप्त की सबसे ज्यादा वो प्राप्त की किस तरह रूल ऑफ लॉ के लिए काम किया जाए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए बल्कि आम आदमी को राहत दिलाने का प्रयास किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की तो मैं जब जाना जस्ट शुरू किया पहली बार क्लास में, सैनिक स्कूल था और मेरे पिताजी वहां पे स्पोर्ट्स डे के अंदर चीफ गेस्ट आए और कुछ ही दिन हुए थे मुझे जाते और हर क्लास की रेस थी और हमारी क्लास की भी रेस थी। अब जब वो रेस शुरू होने लगी तो हमको बताया कि 1 2 3 होगा, उसके बाद ये गन चलाई जाएगी और आपको भागना और बिल्कुल पास तक ही भागना, क्योंकि हमारी बिल्कुल छोटी क्लास थी। अब मैंने देखा कि पास में आके किसी के पेरेंट ने कहा कि बेटा भाग लेना, चाहे 1 2 पे ही भाग लेना, इस तरीके को। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 1 2 कहना शुरू किया तो 1 पे ही बच्चा भाग लिया। उसको देख के 2 से पहले बाकी आधे भाग लिए और मैं 3 और उसके गन की वेट करता रहा, सबसे लास्ट में भागा और मैं लास्ट आया। लेकिन मेरे पिताजी ने या मेरी माताजी ने जो उस फंक्शन में थी कभी मेरे को ये नहीं कहा कि बेटा सब भागे तो तुम्हें भी भागना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने सही किया, चाहे तुम इनाम नहीं जीत पाए। क्योंकि उन्होंने हमेशा ये सिद्धांत मुझे बताया है कि ये जो रैट रेस है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, ये कर लूं, ये अचीव कर लूं, वो अचीव कर लूं,
आफ्टर ऑल इट इज ए रैट रेस। अगर आप जीत भी जाते हो, यू विल स्टिल रिमेन ए रैट। लेकिन अगर इससे बाहर निकल के आप कुछ अच्छा करते, रोजी रोटी तो कहीं भी कमा सकते हैं, एज इंजीनियर भी कमा सकते हैं और भी अच्छी एजुकेशन लिए, लेकिन लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं जो आपको एक तसल्ली दे। रात को सोए तो आपको मजा आए कि आज मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे आम आदमी को उसका फायदा मिला। कोई पैसे बनाने के लिए, स्टेटस के लिए, कई लोग इस तरह की बातें नौकरी के लिए करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये सब तो जो स्टेटस है नौकरी के साथ ऑटोमेटिक रहता है, आप माने या नहीं माने, लेकिन जो आप किसी का भला कर सकते हैं, उससे जो संतुष्टि आपको मिलती है, उसका कोई भी बराबरी नहीं की जा सकती है। तो सिविल सर्विसेज में आने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रादर देन वर्किंग विद मशीन्स, आई प्रेफर टू वर्क विद मेन एंड वीमेन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या सुंदर विचार हैं आपके। आप राजस्थान के निवासी थे, पंजाब में आपकी पूरी पढ़ाई हुई और फिर जॉब के लिए वापस आप राजस्थान आए। अगर हम कहें पंजाब से और राजस्थान में क्या फ़र्क देखा आपने? देखिए, पंजाब और राजस्थान के बीच चूज करना तो वैसी ही बात है जैसे एक माँ को अपने 2 बच्चों के बीच चूज करना हो। दोनों से ही मैं इतना प्रभावित हूँ, दोनों से इतना लगाव है। एक फ़र्क जो बहुत मोटा फ़र्क है वो मैं समझता हूँ कि इनकी हिस्ट्रीज, इनकी ज्योग्राफी, इनके कल्चर के अंदर है। शुरू से ही पंजाब जो है एक प्रॉस्पेरिटी, एक्सेस की स्टेट रही है, और राजस्थान के अंदर एक स्केर्सिटी, खास करके पानी की, लंबे डिस्टेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी शुरू से ही रही है। तो पंजाब के अंदर जो रहा है कि भी हाँ जो है अपना लो, एंजॉय करो, और राजस्थान के अंदर की कल के लिए बचा के रखो। तो ये मैं अंतर देखता हूँ। दूसरा, पंजाब एक ऐसी स्टेट रही है जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है इंडिया के। कोई भी इन्वेडर आए हैं इंडिया में तो वो पंजाब के माध्यम से आए हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मारकाट, लड़ाई झगड़ा हमेशा रहा है। तो वहाँ कभी भी ये नहीं रहा कि कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। तो उनके कल्चर में ये आ गया कि यार रोज अपने मजे करो, जो आपके पास है उसको एंजॉय करो, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एवरी डे। राजस्थान में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ लिव लाइफ टू द फुलेस्ट विद ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन ये कहने के साथ साथ दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। एक रूपता देखें दोनों में, दोनों का कल्चर बहुत रिच है, बहुत रंगीन है, चाहे ड्रेसेस हो, चाहे खाने हो, सैकड़ों प्रकार के वो हैं। दूसरा, मेरे को विभिन्न 20-25 देशों में जाने का अवसर मिला। मेरे को सभी देशों के अंदर मारवाड़ी भी मिले और पंजाबी मिले, और दोनों की जो हॉस्पिटैलिटी मिली, चाहे मैं उनको जानता नहीं था, बस ये सुन के कि हमारे यहाँ से आए हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया एयरपोर्ट पे, तो वहाँ एक लड़का टैक्सी वाला जो था उसको मैंने बुलाया और टैक्सी में बैठ के चला गया। रास्ते में बात हुई तो पता चला कि मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वो वहीं के पास का रहने वाला है। उसने कहा साहब मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि नहीं अपने देश से कोई आया है। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो इन दोनों राज्यों को पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध भी करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने दोनों को सिमिलर और अच्छी बातें आपने बताई। आगे हम बात करें, आप प्रशासनिक सेवा में हैं और हर ऑफिसर की एक अपनी कार्यशैली होती है, तो अगर हम बात करें सीधे कि एडमिनिस्ट्रेशन मेथड क्या है? जी, निश्चित तौर पे जो भी अधिकारी है उसको कानून की पालना करते हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है उसको फॉलो करना होता है। लेकिन कोई ना कोई पर्सनल या सब्जेक्टिव एंगल हर व्यक्ति के साथ आ जाता है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, और सबका अपना तरीका भी डिफरेंट होता है। कईयों को कहते हैं कि ज़्यादा बुकिश है, कईयों को कहते हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कईयों को कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो मेरा अपना सोच जो है और जो मैं कार्यशैली मैं अपनाने का प्रयास करता हूँ, उसके अंदर मेरी कोशिश ये रहती है कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको टॉप पे रखा जाए, उसके साथ किसी भी केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए, कुछ भी हो जाए। और एक चीज़ जो हमारे पिताजी से मैंने सीखी कि रूल ऑफ लॉ और जस्टिस में कभी भी मतभेद नहीं होगा, और कभी बाय चांस हो भी जाए तो देन लेट जस्टिस प्रिवेल। तो आम आदमी के भले के लिए आपको जब भी करना पड़े, 4 लाइन लिख के और किसी का फायदा करना पड़े, तो निश्चित तौर पे कीजिए। रूल ऑफ लॉ का ये कंसेप्ट मैं मानता हूँ। दूसरा, मेरी एक अप्रोच हमेशा राइट्स बेस्ड अप्रोच रही है। किसी व्यक्ति को जो चीज़ मिलनी है और सरकार दे रही है, ये मेरी बपौती तो नहीं है, मेरे घर से भी नहीं आ रहा, ये तो उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। तो हमारा सिस्टम इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि वो अगर उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाता है तो उसे मांगना नहीं पड़े, उसको खुद ब खुद वो चीज़ मिल जाए। और इस राइट्स बेस्ड अप्रोच को मैंने कोशिश किया कि मैं जिन जिन विभागों में रहा हूँ वहाँ इसको बढ़ाया जाए। और मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मेरी ऐसे डिपार्टमेंट्स में तब पोस्टिंग हुई जहाँ पे उनके राइट्स के बिल चल रहे थे। जैसे राइट टू हेल्थ आया तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था, अपना राइट टू मेडिसिन आया तो मैं निःशुल्क दवा योजना के अंदर था, अपना राइट टू वोट है तो मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम वहाँ पे कर रहा था,
राइट टू एजुकेशन के जब रूल्स राजस्थान में बने तो उसकी स्टेट लेवल कमेटी के अंदर मैं था। अपना राइट टू कंज्यूमर्स की जब बात चली तो मैं कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में था। जब राइट टू फूड और उपभोक्ता सप्ताह की बात आई और चल प्रयोगशाला शुरू की, जब राशन एक सप्ताह में बांटने की बात आई तो उस समय मैं फूड डिपार्टमेंट के अंदर था। तो इस तरीके से विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जब राइट्स बने हैं तो मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूं कि उस समय उन डिपार्टमेंट्स में मैं जुड़ा रहा, वो संबंधित लेजिस्लेशन पास कराई, उसके सर्कुलर्स निकलवाए और उसको एनफोर्स करने का भी प्रयास किया कि जो भी व्यक्ति लेना चाहता है ये राइट उसको प्राप्त हो। और आज अब तो बहुत सरल हो गया है, ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं और उन ऑनलाइन फैसिलिटीज के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि उस व्यक्ति को अपने घर बैठे ही वो राइट मिल जाए। और खुशी की बात है कि अभी मैं आईटी डिपार्टमेंट भी डील कर रहा हूँ सीएमओ के अंदर, तो उसमें भी हमारी कोशिश ये रहती है कि ऑनलाइन जो भी सुविधा दी जानी है उसको हाथों हाथ वो सुविधा मिल जाए। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करें, आपके व्यक्तित्व की एक खास बात है, जहाँ आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, एक अच्छे ट्रेनर भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से आप नेशनल एक्सपर्ट हैं, जो पीपीपी मोड पे प्रोजेक्ट बनते हैं उनके लिए गाइडेंस के लिए, और साथ ही आप भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से नेशनल ट्रेनर हैं। अलग अलग स्टेट में जाकर के आप चुनाव से संबंधित विषयों पर ट्रेनिंग देते हैं। तो इन दोनों से आपका कैसे जुड़ाव हुआ और किस तरीके से आप गाइड करते हैं? देखिए, चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है किसी भी प्रशासक के करियर के अंदर, और चुनाव सही से करा पाना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर आपने चुनाव में कोई लापरवाही की है तो आपको आजीवन फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अगर आप आईएएस है तो कलेक्टर नहीं लगा जाएगा, आरएएस है तो पहले एसडीएम फिर एडीएम फिर कलेक्टर नहीं लगाया जाएगा आजीवन, अगर इस तरह की कोई आपसे गलती होगी। और ऐसे कुछ इंस्टेंसेस भी है, राजस्थान में कोई यूपी में है जो ऐसा हुआ है। तो मेरी कोशिश ये रही है कि इलेक्शन के जो भी लॉज हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो इलेक्शन कराते हैं उनको दी जाए। जब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा तो मुझे भी अच्छा लगा, उन्होंने भी कुछ ट्रेनिंग कराई, फिर मेरा चयन नेशनल ट्रेनर के तौर पे हुआ, फिर मेरे को अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर मिला और आज मैं 15-20 राज्यों के अंदर राज्य और यूटीज के अंदर जाके ट्रेनिंग देके चुनाव करा के आया हूँ, एज ऑब्जर्वर जाके आया हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इन सबसे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मैं कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में एमएस करके आया था और विद हाईएस्ट डिस्टिंक्शन, जहाँ पे 15-20 देशों के विद्यार्थी पढ़ रहे थे। बड़ी मेरे को मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी लेकिन बड़ा अच्छा लगा और 15-20 कंट्रीज़ में भी जाने का अवसर मिला। तो मुझे लगा कि अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जिनको देख के लगता है कि भी ये अपने यहाँ लागू करनी चाहिए। तो हमको रदर देन री इन्वेंटिंग द व्हील, कहीं कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसको लागू करना चाहिए। तो इसी तरीके से जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा चयन पीपीपी में नेशनल एक्सपर्ट के तौर पे किया तो मैं कुछ प्रोजेक्ट से जुड़ा, अलग अलग स्टेट्स में गया और फिर राजस्थान के अंदर मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का मौका मिला। बड़ी खुशी हुई। डिटेल्ड RFQs, RFPs, कंसेशन एग्रीमेंट्स बनवाए, उनको लागू करवाया, उनके चैलेंजेस देखे, उनके चैलेंजेस दूर करने की कोशिश की। जैसे यहाँ पे मेट्रो के प्रोजेक्ट से मैं डे 1 से जुड़ा, रिकॉर्ड टाइम के अंदर यहाँ मेट्रो की स्थापना हुई। घाट की गुनी टनल आपने देखी हो तो मैं JDA में था, वहाँ पे उसको देखा मैंने। शूटिंग रेंज जो बनवाई है वहाँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट जगतपुरा के अंदर जो है करवाए। ऐसे ही OTS के बगल में ओपन गार्डन है, इससे रिलेटेड कुछ काम किया। तो बहुत सारे रिंग रोड के ऊपर काम किया जो रिलायंस शुरू के अंदर प्रपोजल लेके आया था। तो मेरे को बड़ा अच्छा अवसर मिला और कुछ मेरे बॉसेस की भी कृपा रही कि उनको लगा कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड आदमी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अच्छा कर सकता है, तो मेरे को वहाँ अवसर दिया। जो JDA में मेरे जोन से बाहर के भी कोई प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर भी काम करने के लिए उन्होंने मुझे कहा। तो धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ता गया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे पास, सरकार के पास इतना धन नहीं है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगा दे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट प्लेयर्स को तो लाना ही पड़ेगा, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगा। तो ये विभिन्न ट्रेनिंग्स में अलग अलग राज्यों में जाने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो मैं मानता हूँ अच्छा अधिकारी है जो लास्ट डे तक कुछ ना कुछ सीखता है। जिस दिन मैंने सोच लिया मुझे सब कुछ आता है और मैं तो ट्रेनिंग देने केवल पढ़ाने आया हूँ, तो उस दिन फिर मैं खत्म हूँ। आप वहाँ जाते हैं, आपको 10 नई बातें सीखने को मिलती है। जी। विकास की धारा के हर पायदान पे आप जुड़े हुए रहे, ये हम कह सकते हैं शहर की, जैसा आपने बताया। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी बड़ी उपयोगी हो सकती है। पीपीपी मोड पे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसको अगर आप गाइड कर पाएँ, एक मैसेज दे पाएँ हमारे दर्शकों के लिए, शायद ये बहुत बड़ा उपयोगी हो सकता है। जी, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर सरकारी सेक्टर
और निजी क्षेत्र जो है वो आपस में सहभागिता करते हैं, सहभागिता करके कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं। उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि उस प्रोजेक्ट से आम जन को लाभ होना चाहिए, केवल वही पीपीपी माना जाएगा। कोई 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी के लिए कोई प्रोजेक्ट किया जाए तो वो पीपीपी नहीं है। आम जन पे बड़ी संख्या के अंदर उनको लाभ मिले तो ही वो पीपीपी प्रोजेक्ट माना जाएगा। दूसरा, उसके अंदर जो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो खर्चा है वो अधिक से अधिक प्राइवेट प्लेयर का कराया जाए और जो सरकारी परमिशन है वो अधिक से अधिक राज्य सरकार उनको लेके दे। और इसके साथ साथ जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वो जब आदमी पैसा लगा रहा है वो अपना मुनाफा भी कमा सके और वो खुश होकर उस पर काम करे, ना कि हम रोजाना उसकी गलतियां निकालते रहे कि ये कर लिया हमने तो यहाँ टोल टैक्स जब लगाया था तो हमारे ट्रैफिक सर्वे में आ रहा था कि 2 लाख गाड़ियां 2 साल में निकलेंगी, तुम्हारे तो 2.5 लाख निकल गया, एक्स्ट्रा पैसे दो। भाई उसने रिस्क लिया है, 1.5 लाख निकलती तो उसका नुकसान होता, 2.5 लाख निकल गई तो फायदा हो गया। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां हमने ये बात रखी थी कि हमको ये मानसिकता जुडिशरी के अंदर, सीबीआई के अंदर, एसीबी के अंदर भी डालनी पड़ेगी कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स रिस्क के ऊपर बनाए जाते हैं। जो प्राइवेट प्लेयर आता है वो एक रिस्क लेता है, उस रिस्क में वो पास भी हो सकता है और वो फेल भी हो सकता है। तो वो रिस्क लेते समय वो व्यक्ति अगर मुनाफा कमाता है तो हमें उसकी कमी नहीं निकालनी चाहिए, उसको मुनाफा कमाने देना चाहिए, तभी तो लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा, जैसे घाट की गुनी टनल हमने यहाँ पे बनाई तो उसके अंदर जो प्लेयर थे उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि भी अच्छे से अच्छा प्लेयर आए। उसके लिए हम कुछ मापदंड तय करते हैं। जितना अच्छा आपका डॉक्यूमेंट होगा बिल्कुल उतना ही अच्छा आपका प्रोजेक्ट बनेगा। तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट पीपीपी का वो है जिसके अंदर आपका जो कंसेशन एग्रीमेंट है वो तो इतना 10 पन्ने का है, लेकिन उसके साथ जो स्पेसिफिकेशंस है, पैरामीटर्स हैं, वो खूब लंबे होने चाहिए। आज मान लीजिए मेट्रो ट्रेन चलती है तो हमको पता होना चाहिए कि साहब कितने कितने मिनट पे चलाएंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो ये पेनल्टी लगेगी। कितना डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सर्दियों और गर्मियों में रखा जाएगा, जब गाड़ी में ब्रेक लगेगी तो एंटी स्किड फ्रिक्शन कितनी होगी उसके अंदर, तो आपके कितनी जगह शहर में एडवर्टाइज किया जाएगा, कितनी बार सफाई की जाएगी, आपका कमर्शियल यूटिलाइजेशन किस तरीके से स्टेशंस का होगा, आपका मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में स्टेशन से उतरने वाला अपने घर तक एसी फ्री बस में कैसे जा सकेगा। तो इस तरीके की चीजें जब वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनता है, अगर वो डॉक्यूमेंट अच्छा बना है तो दिक्कत नहीं आती। दूसरा मेरा आग्रह रहेगा कि इसमें सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी दादागिरी अब हम कहेंगे वैसे ही प्राइवेट प्लेयर चलेगा। इसमें मेरे जितने प्रोजेक्ट्स में जुड़ा रहा हूं, मेरी कोशिश रही है कि एक थर्ड इंजीनियर, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए जो कि डिस्प्यूट गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर पे होने में बीच में आ जाए और फिर वो डिसाइड करे कि वास्तव में किसकी बात सही है और पेनल्टी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो ब्लैकमेल ही चलता रहे गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके कई मॉडल डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनली और नेशनली और स्टेट के लेवल पे भी बने हुए हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और हमें लगता है हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी, स्पेशली जो युवा इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं या जो आगे आना चाहते हैं। वर्तमान में आप जॉइंट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर के पद पर कार्यरत हैं, यहाँ किस तरह का कार्य और चुनौतियाँ रहती हैं? देखिए, चुनौती तो सिविल सर्विसेज के साथ ही जुड़ी हुई है। जब मेरा चयन हुआ तो मैं एक अपने मित्र जो कि जिनका घर पास में ही था, ओटीएस हमारी ट्रेनिंग एकेडमी यहाँ पे, उन्होंने अपने घर भोजन पे बुलाया जी। तो वो उन्होंने कहा कि भैया बेस्ट विशेस। तो मैंने सोचा ये, उनके फादर ने कहा बेस्ट विशेस, तो मैंने सोचा शायद अंकल गलत बोल गए, इनको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, कल तो हमारी नौकरी लगी है, तो ये बेस्ट विशेस क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा भैया आप बहुत चैलेंजिंग जॉब में आ गए, कांग्रेचुलेशन तो होएगी क्योंकि आप आगे, बेस्ट विशेस है कि आप इसको अच्छे से निभा सको। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप कितना अच्छा करियर में आगे जा पाते हो वो बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि कई ऐसे लोग हैं, अच्छे सिलेक्शन हो गया, चाहे आईएएस में हो गया, आरएस में हो गया, ट्रेनिंग एकेडमी में आगे, वो सोचते हैं कि हमारी मेजर जर्नी खत्म हो गई। अभी जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट हुई है। आप इस करियर में क्यों आए हैं? करोड़ों लोग आना चाहते थे, उनको आने देते, अगर बेटर परफॉर्म वो कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस से भरा हुआ करियर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए 24/7 ड्यूटी के लिए। कई बार बहुत दिक्कत है, जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 2 स्ट्रक्चर सोडाला के पास जब बनाए गए, छोटे नीचे से उठा रहे थे उनको, तो मैंने उनका टेस्ट कराया तो मुझे उनकी थोड़ी सी सेफ्टी कम लगी, हल्की सी बिल्कुल, लेकिन अब पता था कि ये 70-80 साल रहेगा, वायरडक्ट रहेगा, तो मैंने उनको तुड़वाने के लिए कहा। बहुत ऑपोजिशन हुआ, दिल्ली मेट्रो जो एजेंसी बना रही थी उन्होंने काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन फर्मली कहा नहीं ये तो तोड़ने ही पड़ेंगे, और उनको तुड़वाया ही।
तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा था तो हमने फर्म स्टैंड लिया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कार्यालय के अंदर दूसरी तरीके के चैलेंजेस हैं। एक वो अंग्रेजी की कहावत है, द बक स्टॉप्स हियर, ठीक है जी। तो उसी तरीके से समस्याओं का अंतिम पड़ाव है। बिल्कुल। तो वो जो अंतिम पड़ाव है वहां पे आपको देखना है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो इसके आगे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। मुझे ध्यान है, मैं छोटा सा था तो पिताजी एक बार सुप्रीम कोर्ट दिखाने ले गए और सुप्रीम कोर्ट में एक जगह लिखा हुआ था, वी आर नेवर रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो अपील अगेंस्ट अस। बहुत छोटा था, कुछ इस तरीके का ही लिखा था। तो वैसी सी बात है कि आप जब चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी पॉलिसी प्रोग्राम है वो सही तरीके से लागू हो और लोगों को उसका अच्छे से अच्छा जो है लाभ मिल सके। बहुत बढ़िया सर, हम जानना चाहेंगे कि परिवार में कौन कौन है और परिवार का आपकी इस व्यस्त कहें जॉब में कितना सहयोग मिलता है या शिकायत रहती है कि आप उनको बच्चों को समय नहीं दे पाते? ये आपने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया और चूंकि ये टेलीकास्ट होगा तो मुझे जवाब भी सही देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, परिवार को बहुत नाराज़गी रहती है। विशेष तौर से मेरी वाइफ को बहुत नाराज़गी रहती है, चाहे बाहर पोस्टिंग्स हो, चाहे मेरी टूरिंग, जैसे मैंने आपको बताया बहुत जगह मैं जाता रहता हूँ, तो मैं परिवार को निश्चित तौर पे काफ़ी कम समय दे पाता हूँ जितना देना चाहिए उसके मुकाबले। भी घंटे तो वही 24 हैं सबके पास, और उसमें अगर आप सुबह निकल रहे हैं और रात को लेट घर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे सो जाते हैं रात को, आप सुबह आते हैं तब वो स्कूल चल जाते हैं, तो उनसे तो आपका मिलना ही नहीं होता एक तरीके से। और वीकेंड पे भी हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि परिवार निगलेक्ट हो रहा है मेरा, और मुझे कई बार टीस भी रहती है कि ये चीज़ें मैं मेरे बच्चे को पढ़ाता या मैं उनको घुमाने ले जाता या खुद इस तरीके की चीज़ दिखाता या कोई मोनूमेंट दिखाता, कोई दूसरा कहीं जा रहा है और मेरा मिस हो जाता है, तो यूँ बुरा लगता है। कई शादियाँ मिस हो जाती है, परिवार के फंक्शन मिस हो जाते हैं, लेकिन फिर एक संतुष्टि रहती है कि हम सिविल सर्विसेज में खुद अपनी इच्छा से आए, कोई पीले चावल तो लेके आया नहीं था हमारे पास, तो हमको इसको निभाना तो चाहिए ही, अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। और बच्चों के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम बीते क्वालिटी समय बीते। इसका एक छोटा सा जुगाड़ का सोल्यूशन मैंने कर रखा है कि कई बार जब ज़्यादा टूरिंग हो जाती है तो मैं मान लीजिए कहीं दूसरी स्टेट जा रहा हूँ और भारत सरकार ने भेज रही है, इलेक्शन कमीशन भेज रही है या स्टेट गवर्नमेंट भेज रही है, तो मैं साथ में अपनी वाइफ का टिकट खुद अपने खर्चे से करा लेता हूँ। उनको कहता हूँ मैं वहाँ 4 दिन रुकूंगा, आप वहाँ पे कम से कम उस जगह को देखाइए। तो वो एक तसल्ली उनको हो जाती है कि भी हाँ ये अपना काम करते रहें और ये हमको भी साथ ले आए। तो इस तरीके का प्रयास रहता है और कोशिश फिर भी रहती है कि क्वालिटी टाइम अधिक से अधिक बच्चों को दे पाए, हालांकि इतना नहीं दे पाते। बिल्कुल। आपको गाना या गुनगुनाना या कविताओं का अगर शौक हो तो हम चाहेंगे 4 लाइन आप हमारे साथ भी सुनाएं, अच्छा लगेगा। गाने तो गुनगुनाने का शौक तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान में सभी को होगा, लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसको गुनगुना के जो है कोई चीज़ बताऊं। और निश्चित तौर पे मैं जो है ट्रेनिंग के अंदर मोटिवेशनल बातें और इस तरह की बातें करता रहता हूं, किससे बताता हूं। और ऐसा नहीं है कि फेलियर्स नहीं है लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स भी हैं। कई ऐसे पीपीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, मान लीजिए फिल्म सिटी है जयपुर की, उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाए, या कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं कंप्लीट कर पाए। लेकिन मोटिवेशन जब आप करते हो तो आपको दोनों पहलू जो है बताने पड़ते हैं, और मेरी कोशिश ये रहती है जो भी ट्रेनिंग हो वो इंटरेक्टिव हो और उसको मैं बिल्कुल लाइवली बना के, गाना बजाना तो नहीं लेकिन लाइवली बना के लोगों से शेयरिंग करके उस लर्निंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और यही जीवन की चुनौती है जो हमें आगे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जीवन तो एक निरंतर चलती हुई धारा है। बिल्कुल। और आप जो है उसमें रुक के पीछे नहीं देख सकते, और आपको आगे बढ़ना है तो आपको रोज सीखना है, और सीखने के साथ साथ उसको करना, और करने के साथ साथ सबसे जरूरी एंजॉयमेंट। बिल्कुल। आजकल खास करके कोविड के बाद सबके मन में ये धारणा आ गई है कि रिक्रिएशन बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ के अंदर। वो जो अंधी भागदौड़ चल रही थी उससे रुक के अब सब सोचने लगे कि लाइफ का पता नहीं है, कितनी सर्टेनिटी नहीं है, तो इसलिए कम से कम रिक्रिएशन होनी चाहिए। मुझे स्पोर्ट्स का शौक है, मैं रोजाना करीब 1.5 घंटा लॉन टेनिस खेलता हूँ सुबह के समय, और क्योंकि दिन में शाम को तो ऑफिस का कोई टाइम्स का पता नहीं होता, इसलिए सुबह जल्दी जाके खेलता हूँ। और उसके अलावा जब भी मौका मिलता है मेरे को गेम्स देखने का शौक है। दुनिया के अधिकांश क्रिकेट स्टेडियम में देख के आऊँ, जब भी वहाँ जाने का मौका मिला तो वहाँ पे उस कंट्री का क्रिकेट से, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ, इंडिया के कई मैचेस भी देखे हैं। तो कोशिश ये रहती है कि अपनी लाइफ को जीवंत भी रखें और आगे बढ़ते रहें और सीखते रहें,
और लर्निंग के साथ साथ अनलर्निंग करते रहें। अगर कोई गलत चीज़ हमारी लाइफ में अब तक आ रही है तो उसको छोड़ के हटाएं और अच्छी चीज़ को आगे बढ़ाएं। बहुत खूब सर, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, हमारी बातचीत को अब हमें यहीं विराम देना होगा। आप आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी, आपने इतना लंबी बात करने का अवसर दिया। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ऐसे ही किसी अंक में फिर मिलेंगे। इजाज़त दें कोमल कौशिक को। नमस्कार।